ईरान और इजरायल के बीच में बढ़ती हुई टसल की और उसमें तुर्की की तरफ से जो अभी यहाँ पर डील हुई है स्टील डोम की, वो स्टील डोम कैसे ताकत हूती और हिजबुल्लाह की बढ़ाने वाला है और कैसे फिर ये इजरायल के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है, क्योंकि उधर गाजा में तबाही एक के बाद एक आईडीएफ मचा रहा है। नेतन्याहू पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन अब नेतन्याहू की परेशानी कैसे बढ़ जाएगी आप जानिए। इजरायल के खिलाफ जंग लड़ेगा हूती, गाजा में जंग लड़ने के लिए लड़ाके भेजेगा हूती। हूती ने मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है। यमन की सड़कों पर सैकड़ों लोग निकलकर सामने आ गए हैं, जो विद्रोह भी कर रहे हैं, विरोध में सामने भी आ रहे हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी तक ये कह रहे थे कि युद्ध नहीं रुकेगा, नहीं थमेगा, अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हूती के जो विद्रोही हैं वो अब सीधे तौर पर गाजा में टक्कर लेते हुए नजर आएंगे। आईडीएफ से मुकाबला होगा और स्टील डोम के साथ जब ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ सोचने वाली बात बेंजामिन नेतन्याहू के लिए है। ऐसे में जो जानकारी है, तुर्की की तरफ निगाहें अलग अलग देशों की हैं। ईरानी प्रॉक्सी को स्टील डोम मिलने की संभावना जताई जा रही है। हूती और हिजबुल्लाह की जो हिफाजत है उसमें तैनाती स्टील डोम की संभव दिखाई दे रही है। तुर्की और ईरान की स्टील डोम पर डील की खबर मिल रही है और ऐसी में जाहिर सी बात है, अगर ये खबर मीडिया में है तो इस खबर पर नजर इजरायल की भी होगी, बेंजामिन नेतन्याहू की भी होगी, आईडीएफ की भी होगी। आईडीएफ के अधिकारी जो एक एक मूवमेंट की जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू को दे रहे हैं। अब इस बात पर भी निगरानी कि तुर्की और ईरान की स्टील डोम लगभग संभव बताई जा रही है, जो हूती और हिजबुल्लाह की ताकत को बढ़ा देगी। ईरानी प्रॉक्सी को स्टील डोम मिलने की संभावना पूरी तरह से सामने आ रही है और स्टील डोम पर जो खबर है वो अलग अलग देशों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच रही है और साथ ही साथ इजरायल का भी ध्यान है। बेंजामिन नेतन्याहू की भी परेशानी बढ़ने वाली है। जिस तरीके से ईरान और इजरायल के बीच में टसल की खबर और इस टसल में प्रॉक्सी देशों का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये कहिए कि जो सपोर्ट है वो सीधे तौर पर अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है और अब ये सपोर्ट अब इस डील के तौर पर भी खास देखा जा रहा है। ईरानी प्रॉक्सी को स्टील डोम मिलने की संभावना है और इस स्टील डोम के साथ ही यहाँ जो अटैक होगा, यानी जो जवाब दिया जाएगा वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। हालांकि हिजबुल्लाह इससे पहले भी रह रहकर रॉकेट अटैक इजरायल की तरफ कर चुका है। एक तरफ जो इजरायली बंधक हैं उनके शव मिले, नेतन्याहू और भड़क गए। माना यह जा रहा था कि इजरायल अब बड़ा हमला करने वाला है या फिर ये कहिए कि बड़ी तबाही आने वाली है, लेकिन इन सब के बीच ही हूती और हिजबुल्लाह के और ज़्यादा अग्रेसिव होने की खबर या फिर ये कहिए कि स्टील डोम डील के बाद और ज़्यादा ताकतवर होने की भी खबर है। और इस खबर के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू की सोच जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अब कैसे हूती का लाल सागर में हमला और कैसे अब हूती बेचैनी बढ़ाने वाला है बेंजामिन नेतन्याहू की या फिर आईडीएफ की, ये भी जान लीजिए। 2 जहाज तबाह किए गए हैं, क्रूड ऑयल जहाज भी इसमें तबाह हुआ। पहला जहाज जो था वो पनामा था, जबकि दूसरा जहाज सऊदी अरब का था। ग्रीस जा रहा था सऊदी का जहाज और उसी दौरान हूती विद्रोहियों ने यहाँ पर हमला कर दिया। हूती के जो लड़ाके हैं उन्होंने हमला कर दिया। 20 लाख बैरल तेल उसमें मौजूद था जिस वक्त हमला किया गया और उस हमले की या फिर जिस तरीके से उस जहाज को नष्ट किया गया उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। लोग ये अनुमान लगाने लगे थे कि अब क्या हूती और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा क्या। ऐसे में अब जानकारी है कि स्टील डोम होने की खबर है और ये डील लगभग संभव बताई जा रही है कि हो गई है। और स्टील डोम मिलने के बाद में कैसे हूती और हिजबुल्लाह अब भारी पड़ने वाले हैं आईडीएफ पर, या फिर गाजा में सीधे तौर पर अगर हूती एंट्री लेता है तो फिर ये बड़ी सोच वाली बात है। संजीव श्रीवास्तव जी इस पर जुड़ गए हैं मेरे साथ में, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच सर मेरे साथ में, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल ए के सिवाच, ये जो स्थिति अभी बनी हुई है, जाहिर सी बात है कि ईरान प्रॉक्सी देशों का सहारा ले भी रहा है, उनसे लगातार बात कर भी रहा है, लेकिन ये जो तुर्की के साथ डील की खबर है या फिर हूती के गाजा में उतरने की खबर है, आईडीएफ को सोचना होगा अब नेतन्याहू को क्या कदम पीछे खींचने होंगे। देखो, सच्चाई ये है कि जो ईरान है वो डायरेक्ट इजराइल के साथ मुठभेड़ नहीं करेगा और वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू कराएगा, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमास के साथ तो लड़ाई चली हुई है, गाजा पट्टी में हिजबुल्लाह और हौती रिबल भी काफी सक्रिय हैं। अब ये सच्चाई है कि अभी नए ड्रोन जो मिल गए हैं इनको टर्की से,
कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वो ड्रोन का हमला रेड सी पे कर रहा है। स्पेशली आपका जो हिजबुल्ला जो है वो लेबनान से कर रहा है, और हौती रेबल जो यमन से, और जो शिप हैं उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है कमर्शियल शिपिंग पे, क्योंकि कमर्शियल शिप जो रेड सी से मेडिटेरियन जाती थी, एक शॉर्टेस्ट टूर था एशिया से यूरोप, आज वो पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को घूम के आना पड़ता है। 15 से 20 दिन ज्यादा लगते हैं, और 25% उसकी जो है रेट बढ़ गए। तो ये सच्चाई है, ये बड़ा इम्पैक्ट है। मगर ये सोचना कि हौती रेबल डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं इजराइल पे, वो मुश्किल है, क्योंकि 2000 किलोमीटर करीब इनका आपस में डिस्टेंस है। मगर जो हिजबुल्ला है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि हिजबुल्ला की जो मिलिट्री काबिलियत है वो 7 से 8 गुना है हमास से ज्यादा। उसके पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं, 2 लाख के करीब उसकी जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है, और वो जो है कहीं ना कहीं लैंड से भी अटैक कर सकता है इजराइल पे। तो ये सच्चाई है कि अभी यही आशंका है कि हो सकता है अगर ये हमास के साथ बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलता है, सीज फायर नहीं होता है, तो हिजबुल्ला जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होगा, और हौती रेबल रेड सी में होंगे, और जो इसके मिलिशिया हैं स्पेशली ईरान और इराक में और सीरिया में, वो भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक प्रकार एक्टिव हो जाएंगे। वो भी अमेरिकन और इजराइल की जो भी सेंटर्स हैं उन पे हमला करेगा। तो ओवरऑल ये सच्चाई है कि अब ये लड़ाई बढ़ेगी, और इस लड़ाई का दायरा भी बढ़ने की चांसेस हैं। मगर ईरान डायरेक्टली इस लड़ाई में शायद नहीं आएगा। उसके 3 रीजन हैं, क्योंकि ईरान को मालूम है अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो फिर उसकी इकोनॉमी डिगमगा चुकी है और बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप उन्होंने अमेरिका ने रेड सी में लगा दिए हैं, यूएसएस रोजवेल्ट और यूएसएस ईस्टर्न। तो उससे ये मुकाबला नहीं कर पाएगा ईरान, अमेरिका और इजराइल के माइट से। तो मुझे लगता नहीं कि वो ऐसी गलती करेगा। वो हिजबुल्ला, हमास और हौती रिबल के थ्रू ही वो एक प्रकार इजराइल को नाउन करने की कोशिश करेगा। दूसरा, जो अभी प्रेसिडेंट आए हैं जस्कियान, वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अच्छे रिलेशन यूरोप से भी करें, अमेरिका से भी करें। उसका इशारा जो है अभी अगर आप देखें अयातुल्ला अल खमानी ने भी दिया है। वो कहता है कि हम न्यूक्लियर डील के लिए अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं। तो ये सच्चाई है कि आप बदलता हुआ रूप है, पूरा टर्निंग इफेक्ट हुआ है। हाँ। कि क्या अब ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है, ईरान इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। चांसेस कम है, ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी पे बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा जो अभी भी अच्छा नहीं करी। हिजबुल्ला, हौती रेबल और हमास जो है वो तीनों मिलके इजराइल की तरफ हमला कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अगर इजराइल के लिए खतरा लगातार बढ़ रहा है तो उसे सोचने वाली बात है कि क्या आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हम इस युद्ध की स्थिति में कदम पीछे खींचना ही समझदारी होगा। इन सबके पीछे एक और अपडेट है, इजराइल के खिलाफ हमास का बड़ा बयान भी सामने आया है। नुसीरत हादसे के बाद हमास की ये पहली बड़ी धमकी है, और ये बड़ी धमकी इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पर सामने आई है। ये कहा है कि बंधकों के पास पहुंचने की कोशिश भारी पड़ेगी, क्योंकि लगातार आईडीएफ के जरिए ये कोशिश हुई है। इजराइल की सेना को हैंडल करना आता है हमें, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है हमास की तरफ से। और ये कहा है कि बंधकों को हैंडल करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बंधकों वाली सुरंग तक पहुंचने की कीमत चुकानी होगी। हमें याद है कि अभी जिस तरीके से हमास की सुरंग से 6 इजरायली बंधकों के शव मिले थे, उसके बाद ये हमास की बड़ी धमकी है जो सामने आई है। हमास के चीफ हानिया का मारा जाना, हिजबुल्ला कमांडर का मारा जाना, इजराइल से बदला लेने के लिए सीधे तौर पर हमास हिजबुल्ला का बढ़ना, हूती की भी उसमें कहा जा रहा है कि गाजा में जाकर सीधे सीधे टक्कर लेगा। ऐसे में अब हमास ने दे दी है बड़ी धमकी कि अगर आगे बढ़ेंगे तो कीमत चुकानी होगी। अब हमास और इजराइल के युद्ध में अब तक हुआ क्या है, कैसे हुआ है,